अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर 3 यानी कि एंजाइम वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पास पेपर्स में आए हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एंजाइम और कोएंजाइम में क्या फ़र्क है। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं और स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत को कम करके एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करते हैं। बाज़ एंजाइम्स को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर। अगर ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो फिर हम इसको कोएंजाइम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज एन एंजाइम एक्सेलरेट एन मेटाबॉलिक रिएक्शन, कि एक एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो बेटा एंजाइम एक्सेलरेट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की खसूसियात। तो पहली है कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट देम सेल्व्स बीइंग यूज्ड अप, यानी कि रिएक्शन के एंड पे जब हमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो साथ में एंजाइम भी मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि देयर प्रेजेंस डजंट इफेक्ट द नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंजाइम की मौजूदगी एंड प्रोडक्ट की नेचर को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती, बल्कि सब स्टेट एंजाइम कम्प्लेक्स बनता है जब इंटरमीडिएट में, तो बाद में एंजाइम सेपरेट हो जाता है और हमारा जो मतलूबा प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। आखिरी पॉइंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कन्वर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि बहुत थोड़ी मिकदार में एंजाइम बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोफैक्टर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ एंजाइम्स को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट की भी ज़रूरत होती है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर की 3 टाइप्स हैं। कुछ हैवी मेटल आयंस जिस तरह के जिंक है, मैग्नीशियम है, फेरस है, ये भी यानी कि कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, तो इनको हम एक्टिवेटर कहते हैं। और अगर तो कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड है तो हम इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो हम इसको कोएंजाइम कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क है, ये अलहदा से भी आ सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि होलो एंजाइम क्या है। होलो एंजाइम एक एक्टिव एंजाइम है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर मौजूद है, जबकि ये दूसरा एपो एंजाइम है, ए का मतलब विदाउट होता है। ये ऐसा इनएक्टिव एंजाइम है जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर भी ज़रूरी है, लेकिन अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर नहीं है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, तो हम ऐसे एंजाइम को कहेंगे एपो एंजाइम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या फ़र्क है। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सम एंजाइम यूज़ हैवी मेटल आयंस एज कोफैक्टर्स, इनको कहते हैं एक्टिवेटर। एग्जाम्पल है मैग्नीशियम आयन है, फेरस के हैं, जिंक के हैं। दूसरा यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड है टू द एंजाइम तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। जिस तरह के हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के सेंटर में एक हीम ग्रुप होता है, तो ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल है। और इसी तरह अगर प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम का हो जाए तो ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्टिव साइट क्या है और इसके कौन से 2 रीजन हैं। एंजाइम की बेटा जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, यानी कि रिएक्शंस को स्पीड अप करने की एक्टिविटी है, ये एंजाइम के एक स्मॉल पोर्शन तक रिस्ट्रिक्ट होती है। तो एंजाइम के स्ट्रक्चर में स्मॉल पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट के आगे 2 पार्ट्स हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में क्या फ़र्क है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि लॉक एंड की मॉडल क्या है।
ईमेल फिशर ने प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, as one specific key can open a specific lock, a specific enzyme can transfer only one substrate into product। इसका मतलब यह है कि जिस तरह एक मखसूस चाबी एक मखसूस ताले को ही खोलती है, इसी तरह एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है, यहाँ पे एंजाइम ने अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करनी है। ये रिजिड स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा मॉडल हमारे पास कॉशलैंड का ये मॉडल है, जिसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है माइल करना, यानी कि इसमें हम एक्टिव साइट को माइल कर सकते हैं अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक और इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ही सजेस्टेड दैट द शेप ऑफ एंजाइम इज़ नॉट फिक्स्ड और रिजिड। इसके मुताबिक ना तो एंजाइम की शेप है वो फिक्स है, ना ही रिजिड है। शेप ऑफ एंजाइम इज़ फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसमें लचक है। इट अंडरगोज अ चेंज व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड टू इट। जब सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करता है तो ये अपनी शेप में चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू ए शेप ऑफ सबस्ट्रेट। दिस चेंज इन शेप हेल्प्स इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन एफिशिएंटली। तो ये वाला फिर शेप में तब्दीली इसको अपना फंक्शन ज़्यादा प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस था। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड है, जबकि यो कॉशलैंड इंड्यूस्ड मॉडल है ये कहता है कि एंजाइम की जो स्ट्रक्चर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है उसको चेंज किया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को कैसे इफेक्ट करती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम के ऊपर। अगर तो हम सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखें और एंजाइम इंक्रीज़ करते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा एब्सोल्युटली। मोर एंजाइम मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन मोर एक्टिव साइट्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम। तो इसमें यह है कि हर एंजाइम, ये तो पीएच की बात हो रही है ना, अगर हम इसमें सबस्ट्रेट के बारे में बात कर लें या टेम्परेचर के बारे में बात कर लें, तो हर एंजाइम मोस्ट इफेक्टिवली हुआ करता है एक नैरो रेंज ऑफ पीएच और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो उस पीएच को कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह के पेप्सिन एंजाइम के ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू 2 है। स्लाइड और एक्सट्रीम चेंज इन पीएच क्या आगाज़ करती है, ये भी उसी का एक पार्ट है। स्लाइड चेंज इन पीएच चेंज कर देती है आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑफ एक्टिव साइट। जब आयोनाइज हो जाएंगे अमाइनो एसिड एक्टिव साइट को तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। और इसी तरह ये एक्सट्रीम चेंज है पीएच में, ये एंजाइम की ये स्ट्रक्चर उसको ब्रेक कर देगी और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाई एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, कि ज़्यादा दर्जा हरारत पे एंजाइम क्यों डीनेचर हो जाते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर डिस्टर्ब्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्योंकि आपको पता होगा कि एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स हैं, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी बनी है, टर्शियरी बनी है, तब जाके एक ग्लोबुलर प्रोटीन बना है। तो जब आप दर्जा हरारत बहुत हाई कर देते हैं तो ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एंजाइम अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी अपनी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खो देता है। इसको कहते हैं कि ज़्यादा दर्जा हरारत पे एंजाइम डीनेचर हो गया। अब बात करेंगे एंजाइम के इनहिबिटर्स की, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। सम केमिकल्स कैन रिएक्ट विद एंजाइम इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जगह पे कुछ केमिकल्स भी एंजाइम के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ताहम ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो नहीं होते। इसी तरह ये एक्टिव साइट को टेम्परेरीली या परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, जिनको कहते हैं ये इनहिबिटर्स हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, रिवर्सिबल हैं और इरिवर्सिबल है। अब हम चेक करते हैं कि रिवर्सिबल कौन से हैं और इरिवर्सिबल कौन से हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एक्टिव साइट। इरिवर्सिबल या तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं एक्टिव साइट के साथ, या परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम की स्ट्रक्चर को। तो ये इफ़ेक्ट परमानेंट है और इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, चूँकि ये है इरिवर्सिबल है।
जबकि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं ये भी एंजाइम के साथ एक वीक लिंक बनाते हैं। उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं हम अगर हम सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर लें। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में क्या फ़र्क है। कम्पिटेटिव आपको पता है कि वो कम्पीट करते हैं एंजाइम के साथ, यानी कि उसके सबस्ट्रेट के साथ। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स असल में कैसे कम्पीट कर सकते हैं, चूँकि इनकी शेप सिमिलर टू सबस्ट्रेट के साथ मिलती जुलती है। दे आर सेलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, वो जाके बाइंडिंग साइट या पोर्शन एक्टिव साइट का वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। व्हाट कैनॉट एक्टिवेट कैटालिटिक साइट, लेकिन कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं करते कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। जबकि ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं, चूँकि ये सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली तो कम्पीट नहीं करते, डू नॉट बाइंड टू एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, दे बाइंड टू सम अदर पार्ट ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के किसी दूसरे पार्ट पे बाइंड कर जाते हैं और इस तरह एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से कोई नहीं आता। थैंक यू।